फ्रेंड्स, आपका स्वागत है साइंस बंकर्स चैनल पर। आज हम लेके आए हैं साइंस का ये थर्ड वीडियो, साइंस के क्वेश्चंस की थर्ड वीडियो। इससे पहले दो वीडियो आ चुकी है जिसमें साइंस के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए गए हैं और आपका अच्छा रिस्पांस भी मिला है। तो इसी तरह से अपना रिस्पांस बनाए रखिए और हम रेगुलर आपके लिए वीडियोज़ लाते रहेंगे जो आपके आने वाले जो DSSB का एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी कैलेंडर जारी नहीं हुआ है TGT और PGT का, बट मोस्ट प्रोबेबली सितंबर में आपके एग्ज़ाम्स होने के चांसेस हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन अगर देखें, पहला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशंस व्हाट हैपेंस व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स्ड विद द सॉल्यूशन ऑफ बेस। तो आपको पता है जब भी हम एक सॉल्यूशन ऑफ एसिड और को बेस के साथ मिलाते हैं तो ये किस तरह का रिएक्शन होता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या फॉर्म होता है? सॉल्ट फॉर्म होता है, ये तो हमको पता है। और ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है, इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक। और हाईली एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है कि ये हीट रिलीज़ करता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। जब हीट रिलीज़ होगी तो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अगर ऑप्शंस देखें तो फर्स्ट है आपका टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेज, तो बिल्कुल ये होगा। डिक्रीजेज ऐसा नहीं होगा, टेम्परेचर सेम भी नहीं रहता। और सॉल्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो ऑप्शन नंबर 1 and 4 विल बी द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर D इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखें तो इसमें कहा गया है एन एक्वा सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू, एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिवर्स द चेंज। तो अब एक एक्वस सॉल्यूशन रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है, तो आपको पता है इसका मतलब वो एक्वस सॉल्यूशन क्या है? बेस है। अब एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। तो रिवर्स करने के लिए बेस में हमको क्या मिलाना होगा? एसिड। ठीक है, तो अब एसिड इसमें कौन कौन है? ऑप्शन अगर देखें तो ऑप्शन है हमारा बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर क्या होता है आपका? NaHCO3। ये हमारा क्या है? ये एक तरह का आपका बेसिक सॉल्ट होता है, तो ये हमारा नहीं है एसिड। लाइम, ये भी हमारा एसिड नहीं है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ये भी एसिड नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl। ये क्योंकि एक एसिड है और ये इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइज कर देगा। और आपको पता है एसिड जो है वो लिटमस के साथ रेड कलर देता है और बेस लिटमस के साथ ब्लू कलर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है कि जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स क्रिस्टल के फॉर्म में हो। जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट, आपको पता है कॉपर सल्फेट .5H2O के फॉर्म में रहता है। ठीक है, वॉशिंग सोडा जो आपने पढ़ा है वो होता है आपका सोडियम कार्बोनेट .10H2O। ये आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का सेकेंड एग्जाम्पल है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो आपने पढ़े हैं। अब अगर देखें सबसे पहला है आपका ब्लू विट्रियोल। ब्लू विट्रियोल किसको कहा जाता है? तो ब्लू विट्रियोल और कुछ नहीं, कॉपर सल्फेट .5H2O ही होता है। तो ये क्योंकि ये इसको ब्लू विट्रियोल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनाता है वाटर के साथ। तो ब्लू विट्रियोल कॉपर सल्फेट .5H2O, इसमें तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। सेकेंड है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आपको पता है इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। इसमें कोई भी क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर नहीं होता। वॉशिंग सोडा में आपका ये फार्मूला है। और जिप्सम, जिप्सम का आपको पता है क्या फार्मूला होता है? वो होता है आपका कैल्शियम सल्फेट .2H2O। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है, अगर POP होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट .12H2O। प्लास्टर आपका हार्ड होता है तो उसमें वाटर कम होगा, तो इसलिए हाफ वाटर। ठीक है, याद रखने के लिए प्लास्टर चूँकि हार्ड होता है तो इसलिए उसमें हाफ वाटर मॉलिक्यूल और जिप्सम में 2 वाटर मॉलिक्यूल। तो ये भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, तो इस वजह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एडेड टू एसिटिक एसिड इवॉल्व अ गैस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द गैस इवॉल्व। तो अगर हम रिएक्शन देखिए क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, इसी को हम बेकिंग पाउडर भी, बेकिंग सोडा भी कहते हैं। तो NaHCO3 को जब एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, और जब इसको रिएक्शन करते हैं तब बनता है आपका CH3COONA प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये यहाँ पर बनता है। तो और कौन सी गैस रिलीज़ होती है इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर क्वेश्चन देखें, इसमें कहा गया है कि ट्रू बताना है कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इट एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग स्प्लिंटर, बिल्कुल ये एज अ फायर एक्सटिंग्विशर का भी काम करता है। इट डिजॉल्व्स इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड इट एज ए पंजेंट ऑर्डर, तो पंजेंट ऑर्डर तो नहीं होता है। ठीक है, अब सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिज़ोल्व कर देगा। तो आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ
अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, क्या कोई रिएक्शन होगा? तो अगर आप इसका रिएक्शन देखें तो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन के साथ जब बनता है तो ये बना लेता है आपका सोडियम कार्बोनेट, तो इसमें ये डिज़ोल्व नहीं होता है, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। तो ओनली 1 एंड 2, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एसिडिक इन नेचर? लाइम जूस, ह्यूमन ब्लड, लाइम वाटर, एंटासिड। आपको पता है लाइम जूस और ह्यूमन ब्लड का पीएच कितना होता है आपको? ह्यूमन ब्लड का पीएच होता है लगभग आपका 7.2 to 7.4, तो ये स्लाइटली बेसिक नेचर का होता है। लाइम वाटर आपको पता है क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स, ये OH2, और इसका पीएच लगभग आपका 12 से के आसपास होता है। एंटासिड जो हम यूज़ करते हैं इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं, MgOH2, और MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का पीएच लगभग आपका 10 के आसपास होता है। लाइम जूस क्या होता है आपका, जो सिट्रिक फ्रूट है उसका जूस, और इसका जो पीएच है वो लगभग 2 के आसपास है। तो इसमें से एसिडिक इन नेचर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मिनरल एसिड? सो अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मिनरल एसिड? अब एसिड्स जो है वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, आपको पता है, एक ऑर्गेनिक एसिड और एक मिनरल एसिड। तो जो एसिड ऑर्गेनिज्म से मिले दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड, और जो मिनरल से मिलता है दैट इज़ कॉल्ड मिनरल एसिड। और नॉर्मली ऑर्गेनिक एसिड जो है वो माइल्ड एसिड्स होते हैं, और मिनरल एसिड ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो इसमें से पूछा है विच ऑफ दिस नॉट अ मिनरल एसिड? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ अ मिनरल एसिड, सिट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो ये तीनों क्या हैं आपके स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड्स। ऑप्शन नंबर बी सिट्रिक एसिड, जिसका फार्मूला क्या होता है, सिट्रिक एसिड इज़ ऑल्सो नोन एज, इसका फार्मूला जो है सिट्रिक एसिड का वो होता है आपका C6H8O7, ये इसका फार्मूला होता है, ये आपको ध्यान रखना है। 786 रिवर्स में C6H8O7, और ये मेनली सिट्रस फ्रूट्स जो हैं उसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बेस? NaOH, KOH, NH4OH और C2H5। नॉर्मली हम देखते हैं कि जिसमें OH लगा हो उसको हम बेस कंसिडर करते हैं, बट C2H5OH ये क्या है, इथेनॉल का फार्मूला है, और इथेनॉल एक क्या है, एसिड है, ठीक है, इट इज़ अ एसिड। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर ये हो जाएगा। तो C2H5OH में OH है तब भी ये क्या है, इथेनॉल है, क्योंकि ये OH फ्री नहीं हो पाता, जब ये H प्लस ईजिली दे सकता है, OH ईजिली नहीं दे पाता है, दैट्स वाई इट इज़ एन एसिड एंड नॉट अ बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज़ अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस जो वाटर का होता है वो आपको कहा गया है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन, द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर क्या होता है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से ब्रेक करना, और जब ब्रेक करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट होता है, H2 और O2 में, और बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आप 2 लगाओ तो 2H2 हो गया, यहाँ पे आपका 2 हो गया। तो अगर हम देखें इसमें आपका अगर मोल का रेशियो है तो मोल का रेशियो यहाँ 2 है तो ये 2:1 का रेशियो आता है। अगर यहाँ पर आपका मास का रेशियो होता तो ये ध्यान रखना, मास इधर तो आपका 18 है और 18 2 जा 36 है इधर टोटल, और यहाँ पे जो इसका रेशियो आता है ये कितना हो जाता है आपका 2 2 जा 4, और इसका रेशियो है आपका 16 2 जा 32। तो मास का रेशियो कभी भी पूछेगा तो इसका 1:8 का रेशियो आएगा, और मोल का रेशियो कितना है 2:1। तो 2 रेशियो ही अधिकतर पूछता है इस ऐसे क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन इज 2:1 एंड मास रेशियो ऑफ हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन इज 1:8। तो ये आपको क्लियर होना है, तो इसका फिलहाल आंसर हो जाएगा 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विथ अमोनियम सल्फेट फॉर्म्स बेरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड होता है आपका BaCl2 और इसके साथ अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, NH4 अमोनियम SO4, और सल्फेट का SO4 होता है, और आपको पता है सल्फेट के ऊपर जो है वो 2- चार्ज होते हैं। तो इसका जो पूरा फार्मूला है वो थोड़ा सा यहाँ करेक्शन कर लेते हैं इसका हो जाएगा आपका NH4
का ट्वाइस और फिर SO4, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है अमोनियम सल्फेट। तो जब इसको और इसको रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, BaSO4 बेरियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। इसको बैलेंस अगर आप करोगे तो Cl यहाँ 2 लगाओगे, यहाँ 2 लगाओ तो ये 2 हो गए अमोनियम NH4Cl, तो ये 2 हो गया आपका, Cl यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 Cl हो गए, NH4 ट्वाइस, ठीक है, ये बैलेंस हो गया हमारा। अब इसमें कहा है, और आपको पता है ये BaSO4 जो बनता है ये क्या होता है, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। तो ये एक रिएक्शन है आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्योंकि प्रेसिपिटेट बना है और दोनों आयंस आपस में एक्सचेंज हुए हैं, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट का भी एग्जांपल है। तो प्रेसिपिटेशन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 4 ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज अ सॉल्ट ऑफ। अब सोडियम कार्बोनेट की अगर हम बात करें तो सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3, ये एक बेसिक सॉल्ट है। क्यों? अब अगर हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अगर देखें तो 4 तरीके का होता है। एक होता है आपका वीक एसिड और वीक बेस, तो इससे भी आपका न्यूट्रल कंपाउंड बनता है, न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस हो तो भी आपका जो सॉल्ट बनता है वो न्यूट्रल बनता है। ये दो तो इजी है। अब है, अगर आपका वीक एसिड हो और स्ट्रॉन्ग बेस हो तो आपका जो सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, बेसिक सॉल्ट। जो आपका सॉल्ट है वो बेसिक सॉल्ट बनेगा क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग है। और लास्ट हो जाता है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस हो तो आपका जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक सॉल्ट बनेगा। तो ये दो आपको ध्यान रखना है, एसिडिक और बेसिक कब बनता है। तो जो भी स्ट्रॉन्ग होगा उस तरह का सॉल्ट बनेगा। तो अब सबसे पहले क्या कहा गया है, सोडियम कार्बोनेट इज़ अ बेसिक सॉल्ट। तो बेसिक सॉल्ट है तो ये क्या, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के बीच का सॉल्ट होगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, तो पहला ऑप्शन नहीं है, दूसरा ऑप्शन नहीं है, तीसरा ऑप्शन भी नहीं है, चौथा ऑप्शन है वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। और वैसे भी अगर हम बात करें Na2CO3 तो ये कब बनता है, तो स्ट्रॉन्ग बेस है आपका NaOH, इसके रिएक्शन के साथ, और वीक एसिड होता है आपका कार्बोनिक एसिड H2CO3। जब इन दोनों का रिएक्शन करते हैं तब वाटर और सोडियम कार्बोनेट बनता है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये चारों इसी से आता है। तो इसमें इसके कॉम्बिनेशंस पूछ लिए जाते हैं, तो इसको आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है, कैल्शियम फॉस्फेट इज़ प्रेजेंट इन टूथ इनेमल, इट्स नेचर इज़। अब कैल्शियम फॉस्फेट का नेचर कैसा होगा, बेसिक, एसिडिक, न्यूट्रल या एम्फोटेरिक। कैल्शियम फॉस्फेट अगर आप देखो फॉर्मूला इसका क्या होता है, CaPO4, और इसकी अगर हम बात करें तो ये हो जाता है आपका कैल्शियम फॉस्फेट में CaPO4, लेकिन Ca का आपको पता है 2+ होता है तो यहाँ आ जाएगा 2, और फॉस्फेट का होता है 3 तो यहाँ आ जाएगा 3। तो फार्मूला हो जाएगा Ca3PO4 ट्वाइस। अब ये न्यूट्रल है, एसिडिक है या बेसिक है, तो अभी अगर हमने देखा हो यहाँ पे क्या है, वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। और कैल्शियम फॉस्फेट जो बनता है आपका वो होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस फॉस्फोरिक एसिड, ये हो जाता है H3PO4। तो फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, और ये आपको पता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन जो आपका फॉस्फोरिक एसिड है ये क्या है, वीक एसिड। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से कैसा सॉल्ट मिलता है, बेसिक सॉल्ट। तो इस तरह से आपका इसका नेचर कैल्शियम फॉस्फेट का क्या हो जाएगा, बेसिक। और यही कारण होता है जो आपके टूथपेस्ट हैं वो भी हम बेसिक यूज़ करते हैं, क्योंकि जब एसिड के साथ इसके साथ बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करते हैं तो इनेमल को डिग्रेड कर देते हैं, और फिर हम अपने टूथ का जो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है टूथ का इनेमल, उसको एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए दोबारा उसको बेसिक बनाने के लिए हम टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, और वो भी बेसिक इन नेचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर। अब तो यहाँ से आपको रिएक्टिविटी ऑफ वाटर विथ मेटल्स ये आप समझ सकते हो इस क्वेश्चन से, और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्ज़ाम में, इसको ध्यान से आप समझ लो। रिएक्टिविटी ऑफ वाटर विथ मेटल्स, अब वो जो मेटल्स है उसकी रिएक्टिविटी सीरीज़ के हिसाब से अगर हम देखें तो मोस्ट रिएक्टिव जो है आपके पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम। तो ये दोनों तो इजीली रिएक्ट कर जाते हैं कोल्ड वाटर के साथ, और आपको पता है काफ़ी ज़्यादा ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और वाटर में अगर सोडियम डालो तो आग भी लग सकती है, पोटेशियम के साथ भी सेम होता है। बट आपका जो कैल्शियम है, कैल्शियम भी इसके कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है,
ठीक है, बट ये लेस रिएक्टिव होता है कोल्ड वाटर के साथ, लेस विगरस रिएक्ट, ये दोनों बहुत ही विगरसली रिएक्ट करते हैं और ये लेस विगरस रिएक्शन होता है कोल्ड वाटर के साथ। और जब ये वाटर के साथ ट्रीट करते हैं कैल्शियम को, तो वाटर के साथ, तब ये एक तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करता है, जो कि कैल्शियम के सरफेस पे जाके जो स्टिक हो जाता है और इस वजह से फ्लोट करता है। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि विच मेटल्स फ्लोट्स ऑन रिएक्टिंग विथ वाटर, ऑन रिएक्टिंग विथ कोल्ड वाटर, तो उसका भी आंसर कैल्शियम है। तो ये तीन तो ऐसे हो गए। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम आपका कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, ये हॉट वाटर के साथ या स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद एल्युमिनियम, आयरन, जिंक, ये कुछ ऐसे मेटल है, एल्युमिनियम, आयरन, जिंक, ये ना तो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ना ही कोल्ड वाटर के साथ, और बट ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। ये मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ ही रिएक्ट कर जाता है। एल्युमिनियम, आयरन और जिंक, ये तीनों ना ही कोल्ड वाटर ना ही हॉट वाटर, ये स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं, और स्टीम के साथ रिएक्शन करके ये जो भी, ये ध्यान रखना, कोल्ड वाटर के साथ जो भी रिएक्ट करता है वो हाइड्रोक्साइड बनाता है, और यह हॉट वाटर के साथ भी जब रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोक्साइड ही बनाएगा, लेकिन जब स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाता है ये। तो एल्युमिनियम, आयरन और जिंक तीनों ऑक्साइड्स बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं। इसके अलावा जो इसके बाद रिएक्टिविटी के हैं, जैसे लेड, कॉपर, उसके बाद आपका सिल्वर, गोल्ड, ये बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते। तो अगर क्वेश्चन देखें विच मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, आयरन। और आयरन किसके साथ रिएक्ट करता है? स्टीम के साथ, ये ध्यान रखना। और क्या बनाता है? आयरन ऑक्साइड, Fe3O4। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट हैपन्स व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विद वाटर। वही जो अभी हमने किया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपको पता है इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये गलत है। इट रिएक्ट्स वायलेंटली विद वाटर, ये भी गलत है। इट रिएक्ट्स लेस वायलेंटली विद वाटर, ये सही है। एंड बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक ऑन द सरफेस ऑफ कैल्शियम, ये भी सही है। तो ये दो ऑप्शन सही है हमारा, थर्ड एंड फोर्थ। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कैन बी यूज फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब आपको पता है अगर किसी भी चीज़ के सैंपल को फ्रेश रखना है तो हम उसमें या तो इनर्ट गैस यूज़ करेंगे, इनर्ट गैस जो बिल्कुल भी रिएक्ट ना करे, या फिर बहुत ही लेस रिएक्टिव गैस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और नॉर्मली हम लेस रिएक्टिव गैस में इस्तेमाल करते हैं नाइट्रोजन का, और इनर्ट गैस में हम हीलियम गैस, हाइड्रोजन रिएक्टिव होता है, हीलियम, नियॉन, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इसमें ऑप्शन देखो तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये तो रिएक्टिव है, ये यूज़ नहीं कर सकते। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन करते हैं बट ऑक्सीजन नहीं करते। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, तो हीलियम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं करते। हीलियम और नाइट्रोजन, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, कॉमन सॉल्ट बीइंग यूज्ड इन किचन कैन ऑल्सो यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर। तो कॉमन सॉल्ट जिसे हम कहते हैं NaCl, ये क्या क्या बनाने के लिए यूज़ किया जा सकता है? वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और स्लेक्ड लाइम। तो आपको पता है जब हमने NaCl का इस्तेमाल, NaCl से आप NaOH बनाया जा सकता है, ठीक है। और NaOH से क्या बनाया जा सकता है? Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट बना सकते हैं, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बना सकते हैं, NaHCO3 भी बनाया जा सकता है। तो ये दोनों तो बन सकता है। अब और ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 भी इससे बन जाता है। और CaOCl2 कब बनता है? उसके बाद यहाँ बचा है आपका स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम होता है CaOH2। तो CaOH2 जो है उसकी अगर हम बात करें तो वो इसके साथ बन पाएगा या नहीं बन पाएगा? तो इसमें से अगर हम बात करें तो ये तीनों बनाए जा सकते हैं। और अब ये अच्छा, ये NaOH जो है वो इस NaCl को जो ब्राइन को डाला जाता है तो एक तरफ से NaOH हमारा ऑब्टेन होता है। ये जब हम रिएक्शन करते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस जिसे हम कहते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस। लेकिन अगर हम बात करें स्लेक्ड लाइम जो कि होता है आपका CaOH2, ये इससे प्रिपेयर नहीं कर सकते, तीनों प्रिपेयर कर सकते हैं, NaHCO3, NO2CO3, CaOCl2। और ऑप्शंस देखें तो 1 and 2, 1 2 1 3 1 2 4 1 3 4, तो यहाँ 1 2 3 आना चाहिए आंसर सही हमारा। 1 2 and 3 आंसर होगा, यहाँ गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है, वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बेकिंग पाउडर इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक इसका बेकिंग पाउडर का फैक्टर होता है। दूसरा क्या होता है? HCl, टार्टरिक एसिड, एसिटिक सल्फ्यूरिक एसिड। तो दूसरा होता है टार्टरिक एसिड।
ठीक है। और टार्टरिक एसिड जो है वो किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका टेमेरिंड में। ये आपको ध्यान रखना है, टेमेरिंड या जिसे हम कहते हैं इमली, ठीक है, इमली में पाया जाता है आपका टार्टरिक एसिड। और यही टार्टरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसे हम कहते हैं बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा के साथ जब हम इसको मिलाते हैं टेमेरिंड को तो ये बनता है टार्टरिक एसिड, और इन दोनों को मिला के बन जाता है बेकिंग पाउडर। ओके, टार्टरिक एसिड प्लस बेकिंग सोडा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एसिड बेस इंडिकेटर बाय विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट। विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट किस एसिड बेस इंडिकेटर का इस्तेमाल करेगा? लिटमस। क्या लिटमस का कर सकता है? तो लिटमस तो आपको रेड और ब्लू शो करता है, तो ये तो नहीं कर पाएगा, ठीक है, ये नहीं कर पाएगा। दूसरा है टर्मरिक, टर्मरिक में भी कलर से रिलेटेड होता है, ये भी नहीं हो पाएगा। वेनिला एसेंस, तो वेनिला में कलर से ना होके किसका है, जो स्मेल, ठीक है, उससे रिलेट करता है। ऐसे इंडिकेटर्स को हम क्या कहते हैं? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे इंडिकेटर्स को कहा जाता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ठीक है। और ये ब्लाइंड लोग जो है वो सूंघ के पता कर सकते हैं, तो इसका आंसर ये हो जाएगा वनीला एसेंस। इसके अलावा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स में हो जाता है आपका क्लोव और अनियन, ये तीनों आपके ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स की तरह से यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल नॉट गिव कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट एसिड। एसिड के साथ ट्रीट करके कौन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा? अगर हम देखें मार्बल, तो मार्बल का फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट इसका होता है कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। लाइमस्टोन का भी फार्मूला यही होता है CaCO3। बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है NaHCO3, ठीक है। लाइम का फार्मूला होता है, यहाँ हम लाइम जब भी आता है तो हम स्लेग्ड लाइम की बात करते हैं, CaOH2। तो तीनों में से किसके पास कार्बन नहीं है, ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, तो आपका लाइम के पास नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी लाइम या स्लेग्ड लाइम प्रॉपर सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, सिल्वर आर्टिकल्स बिकम्स ब्लैक ऑन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू एयर, दिस इज ड्यू टू द। अब सिल्वर जो है वो क्यों ब्लैक होता है? तो आपको पता है सिल्वर के ऊपर सल्फाइड की लेयर आ जाती है, ठीक है, और ये जो सल्फाइड की लेयर है इसकी वजह से सिल्वर ब्लैक हो जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा Ag2 सिल्वर सल्फाइड। और ये Ag3N जो यहाँ दिया हुआ है सिल्वर नाइट्राइड, ये एक आपका एक्सप्लोजिव की तरह काम करता है, एक्सप्लोजिव में बॉम्ब बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है सिर्फ सिल्वर सल्फाइड। और इसमें एक और आपसे पूछा जाता है, अगर ध्यान रखो कोरोजन में ही, तो कॉपर के ऊपर भी एक लेयर चढ़ जाती है। तो कॉपर के ऊपर किसकी लेयर चढ़ जाती है? कार्बोनेट की, कॉपर कार्बोनेट CuCO3, ठीक है, कॉपर कार्बोनेट की जो लेयर है उस वजह से वो ग्रीन कलर का हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल कंसिस्ट ऑफ। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल आपको पता क्या है, क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट से मिला के सेल बनते हैं, जिसमें एक आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, एक आपका नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले दो रॉड होते हैं और वो कनेक्टेड होते हैं एक बैटरी से, ठीक है। ये आपका इस तरह का मान लो, समझ लो। अब दोनों में से किस तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है, किस तरफ नेगेटिव चार्ज होता है, किसको क्या कहते हैं, ये आप ध्यान से समझ लो। तो इसमें जो दो एंड होते हैं, एक तरफ होता है आपका लेफ़्ट वाला पार्ट, एक तरफ होता है आपका राइट वाला पार्ट। जो ये पार्ट है इसको हम कहते हैं कैथोड और इसको कहते हैं एनोड। आप किसी भी तरफ रख सकते हो, ये बस ध्यान रखना है आपको कि एनोड के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर होता है एनोड के ऊपर होता है आपका पॉजिटिव चार्ज और कैथोड के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। और बाय कन्वेंशन अगर देखें तो हम नॉर्मली जब भी लेते हैं, या थोड़ा सा वो आप इसको सही कर लो, नॉर्मली हम जब भी इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में लेते हैं, एनोड को हम इस साइड रखते हैं और कैथोड को इस साइड रखते हैं, राइट साइड में, ठीक है। राइट साइड कैथोड होता है आपका नेगेटिव चार्ज, ये होता है पॉजिटिव चार्ज। अब जब भी इसमें कोई मेटल डिज़ोल्व होता है, मान लो अगर यहाँ पर कॉपर के आयंस और सल्फेट के आयंस डिज़ोल्व होंगे, तो जो कॉपर है उसको वो पॉजिटिव चार्ज होता है, जो मेटल है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो पॉजिटिवली चार्ज है तो किसकी तरफ जाएगा? ये जाएगा नेगेटिवली चार्ज की तरफ, तो कैथोड की तरफ। तो कैथोड पे मेटल डिपॉजिट होने लगता है, तो कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है और इस पर मेटल डिपॉजिट होता है। तो ये भी बहुत बार आपसे पूछता है कि जो मेटल डिपॉजिट होता है वो किस पे होता है? कैथोड पे। और इसी का जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए, अलग अलग मेटल्स की प्लेटिंग करने के लिए इसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें अगर देखें इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज कैथोड, तो नहीं, ये इसका आंसर हो जाएगा आपका पॉजिटिवली चार्ज एनोड। तो पॉजिटिवली चार्ज एनोड एंड नेगेटिवली चार्ज कैथोड, ये सही आंसर है। थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ जिंक,
इट गेट्स, अब आप अभी हमने पढ़ा कि जो मेटल है वो कहाँ डिपॉजिट होता है, राइट साइड में, कहाँ पर, कैथोड पे, क्योंकि कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और मेटल पॉजिटिव चार्ज वाले हैं तो वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो कैथोड पे डिपॉजिट होता है। तो कैथोड एनोड, कैथोड एज वेल एज एनोड रिमेन्स द सॉल्यूशन, सो इट डिपॉजिटेड एट कैथोड। Which of among the following alloy contains mercury, alloys contains mercury as one of its constituent? तो मरकरी किसका कॉन्स्टिट्यूएंट होता है? तो अगर हम ऑप्शंस देखें, सबसे पहला है आपका स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील आपको पता है एक एलॉय होता है आयरन, क्रोमियम और निकेल का, ये तीनों का एलॉय होता है स्टेनलेस स्टील। आयरन मतलब Fe, तो Fe, क्रोमियम और निकेल का एक एलॉय होता है स्टेनलेस स्टील। अल निको, जैसा कि नाम से ही है, अल का मतलब एल्युमिनियम, निकेल और कोबाल्ट, ठीक है, इन तीनों का ये अल निको, ये निकेल, एल्युमिनियम और कोबाल्ट का एक एलॉय होता है। शोल्डर, शोल्डर की अगर हम बात करें तो शोल्डर में आपका ये टिन और लेड का, टिन जिसका कि सिंबल होता है Sn और लेड जिसका कि सिंबल होता है Pb, तो टिन और लेड का ही कॉम्बिनेशन होता है जिसमें लगभग आपका 63% टिन होता है, 37% लेड होता है, ये शोल्डर का कंपोजिशन है। तो और चौथा है आपका जिंक एमलगम, तो सही आंसर हमारा इसमें जिंक एमलगम ही है, क्योंकि मरकरी जिसके साथ भी रिएक्ट करता है वो एक एमलगम के फॉर्म में, तो जिंक एमलगम एक मरकरी और जिंक का रिएक्शन है, जिंक और मरकरी का, जिंक प्लस मरकरी को हम Hg कहते हैं, तो जिंक और मरकरी का रिएक्शन है एमलगम, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, गैल्वेनाइजेशन अधिकतर जब होगी तो जिंक के साथ होती है, एमलगम जब भी बनता है तो वो मरकरी के साथ बनेगा, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स इज़ लिक्विड। अब आपको नॉन मेटल्स जो लिक्विड के फॉर्म में हैं, कार्बन, ब्रोमीन, फास्फोरस, सल्फर, तो इसका सही आंसर है ब्रोमीन, ये आपको पता होना चाहिए। मेटल जो लिक्विड के फॉर्म में होता है, ये अगर आप देखो तो मेटल कौन सा है, मरकरी, Hg, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना, सीजियम और गैलियम, ये दो ऐसे मेटल है जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, लगभग 27 डिग्री सेल्सियस से भी कम है। तो 30 डिग्री सेल्सियस पे अगर आपसे पूछ लिया जाए विच मेटल्स इज़ इन लिक्विड स्टेट, तो उसमें सीजियम और गैलियम का भी नाम आ जाएगा, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। बट रूम टेम्परेचर जो हम 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, तो रूम टेम्परेचर पे ओनली वन मेटल इज़ इन लिक्विड स्टेट, दैट इज़ मरकरी, Hg। और नॉन मेटल्स के केस में ब्रोमीन है इकलौता नॉन मेटल्स जो लिक्विड फॉर्म में होता है। नेक्स्ट है एन एलॉय इज़, एलॉय क्या है, एलिमेंट नहीं है, कंपाउंड नहीं, बिल्कुल नहीं, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस, तो इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, ओके। नेक्स्ट है गैल्वेनाइजेशन इज द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विथ है, जो अभी मैंने कहा कि गैल्वेनाइजेशन जहाँ भी है वहाँ आप ध्यान रखो किसका कोटिंग होगा, जिंक का, ओके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिंक। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील इज़ यूज्ड फुल मटेरियल इन आवर लाइफ, इन स्टेनलेस स्टील आयरन इज़, तो आपको अभी हमने पढ़ा, ठीक है, फेनिक, आप इसको याद रख सकते हो, फेनिक्रो, तो फेनिक्रो, तो फेनिक्रो स्टेनलेस स्टील में होता है आयरन, निकेल और क्रोमियम, तो निकेल और क्रोमियम इसका सही आंसर हो जाएगा, आयरन, निकेल और क्रोमियम, तो आयरन यहाँ दिया ही हुआ है, निकेल और क्रोमियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉपर इज़ केप्ट ओपन इन एयर, इट स्लोली लूजेज इट्स शाइनी ब्राउन सरफेस एंड गेन्स अ ग्रीन कोटिंग, इट इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन है, जो अभी हमने पढ़ा कि ग्रीन कोटिंग किसकी वजह से होता है, अभी कुछ देर पहले कॉपर कार्बोनेट की वजह से ग्रीन कोटिंग होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है जनरली मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर की बात की जा रही है, तो रूम टेम्परेचर होता है आपका 25 डिग्री सेल्सियस, तो इस पर सिर्फ एक मरकरी है जो आपका लिक्विड स्टेट में होता है, लेकिन यही अगर आपसे 30 डिग्री पूछ लिया जाए तो उसमें सीजियम का भी नाम आ जाएगा और गैलियम का भी। नेक्स्ट है जनरली नॉन मेटल्स आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडक्टर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो कौन सा नॉन मेटल कंडक्टर है, तो इसका सही आंसर है ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट जो कि एक एलोट्रॉप है कार्बन का, इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव ए कोटिंग ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, द मटेरियल जनरली, जो इलेक्ट्रिकल वायर के ऊपर आपने देखा होगा एक कोटिंग होती है इंसुलेटिंग मटेरियल की, अलग अलग कलर्स की, उसका क्या नाम होता है, तो वो होता है आपका PVC की कोटिंग होती है, इट इज़ नोन एज पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड की कोटिंग होती है, बहुत बार आपसे फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, तो PVC या पॉलीविनाइल क्लोराइड इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरली मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, विच ऑफ द मेटल फॉलोइंग एसिड डज नॉट गिव हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद मेटल्स, तो इनमें से कौन सा मेटल, कौन सा है जो हाइड्रोजन गैस
रिएक्ट नहीं देगा। तो H2SO4 ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये इजीली रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस दे देता है। हमने किया भी है डाइल्यूट H2SO4 और जिंक का रिएक्शन जब देखा होगा आपने। HCl ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। HNO3 क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ साथ क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। तो ये हाइड्रोजन तो रिलीज़ करता है किसी भी मेटल के साथ, लेकिन तुरंत क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन भी है तो, और ये हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो किस में कन्वर्ट कर देता है उसको, वाटर में। तो इसी वजह से हाइड्रोजन गैस रिलीज़ नहीं कर पाता, एक्सेप्ट 2 मेटल्स जो कि है आपका मैग्नीज़ और मैग्नीशियम। तो HNO3 मैग्नीज़ और मैग्नीशियम के साथ ही सिर्फ हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करता है, बाकी सभी के साथ ये हाइड्रोजन गैस रिलीज़ नहीं करता, क्योंकि जैसे ही हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होता है ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना लेता है, वाटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, HNO3। और इसको अगर बहुत बार आपको फॉर्मूला ना दिया जाए तो HNO3 को क्या कहा जाता है, नाइट्रिक एसिड, ये आप ध्यान रखना। इट इज़ कॉल्ड नाइट्रिक एसिड। H2SO4 इज़ सल्फ्यूरिक एसिड एंड HCl को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तो आपको पता ही है। नेक्स्ट है एन एलिमेंट A इज सॉफ्ट and can be cut with knife. It is very reactive to air, cannot be kept open in air. It reacts vigorously with water. Identify the element from them. तो 2 ही एलिमेंट है जो सॉफ्ट हैं और कट हो सकते हैं नाइफ से, वो है आपके K और Na। ये ध्यान रखना, K और Na मतलब सोडियम और पोटेशियम। तो इसमें ऑप्शन अगर देखो तो ऑप्शन नंबर है आपका बी, सोडियम। नेक्स्ट है एलॉय आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल विथ अ मेटल और नॉन मेटल, विच अमंग द फॉलोइंग alloys contain non-metal। सो ये क्वेश्चन है, एलॉय आर होमोजेनस मिक्सचर ऑफ मेटल विद अ मेटल और नॉन मेटल। तो ये अभी हमने पढ़ा था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉय कंटेन्स नॉन मेटल एज वन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट। नॉन मेटल किसका है, तो अगर हम ब्रॉन्ज, ब्रास, एमलगम और स्टील, इसमें आपको पता होना चाहिए किस किस मेटल ये नॉन मेटल से मिलकर बना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ब्रास की, तो ब्रास कॉपर और जिंक का एक एलॉय होता है, कॉपर और जिंक का होता है ब्रास। ब्रॉन्ज जो दिया जाता है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है, तो ब्रॉन्ज मेडल टिन को हम एसेंस से लिखते हैं, टिन और कॉपर का एक एलॉय है। नेक्स्ट है एमलगम। तो एमलगम मैंने बताया था, एमलगम किसका होता है, एमलगम जहाँ भी हो वहाँ मरकरी जरूर आता है। तो मरकरी और टिन है आपका एसएन और कॉपर, ये तीनों का एलॉय है। तो स्टील अगर देखें तो स्टील किसका होता है, तो ये आयरन, और आयरन मीन्स Fe प्लस कार्बन, इसका होता है। तो कार्बन एक नॉन मेटल है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा स्टील। तो आयरन प्लस कार्बन स्टील बनाता है, और आयरन इज मेटल, कार्बन इज नॉन मेटल, सो आवर करेक्ट आंसर विल बी स्टील। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एग्जिस्ट इन नेटिव स्टेट इन नेचर। नेटिव का मतलब होता है फ्री फॉर्म, फ्री फॉर्म में नेचर में जो एग्जिस्ट करता है। तो कॉपर, ऑरम ये जिसे हम कहते हैं आपका गोल्ड, ठीक है, ये है गोल्ड, ये है आपका कॉपर, दिस इज जिंक, और ये है आपका सिल्वर। तो इस केस में अगर हम देखें तो आपको पता है गोल्ड और सिल्वर ये फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि जिंक और कॉपर दोनों रिएक्ट कर जाते हैं एयर के साथ। तो इस वजह से नेक्स्ट है, फर्स्ट आप अगर देखें तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड एंड फोर्थ। तो सेकंड एंड फोर्थ, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा, ये आप ध्यान रखना, कॉपर जैसे कॉपर में Cu होता है, बट ये Cu इसके लैटिन नेम की वजह से, जो क्यूप्रस से आया है, साइप्रस से आया है। Au ऑरम से आता है आपका गोल्ड। अर्जेंटीना में सबसे पहले मिला था ये, तो अर्जेंटीनम से आता है आपका Ag सिल्वर के लिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज़ नॉट शोन बाय मेटल्स। तो मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, तो अगर हम देखें इसमें से आपको बताना है कौन शो नहीं करता। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बिल्कुल ये प्रॉपर्टी होती है मेटल की। सोनोरस इन नेचर होते हैं, डक्टिलिटी इन नेचर होते हैं, मेलिएबल, इसके अलावा और क्या होते हैं, मेलिएबल जिसमें आप उसको बीट करके पीट के शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मेलिएबल हो गए, सोनोरस हो गए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, थर्मल कंडक्टर्स भी होते हैं। तो डलनेस इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है द एबिलिटी ऑफ मेटल टू ड्रॉ इनटू थिन वायर। तो थिन वायर में ड्रॉ करने की जो एबिलिटी होता है दैट इज़ नोन एज डक्टिलिटी, ठीक है। और मोस्ट डक्टाइल मेटल होता है आपका गोल्ड। गोल्ड के 2 ग्राम से लगभग 1 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी वायर बनाई जा सकती है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज़ नॉट जनरली एग्जिबिटेड बाय आयनिक कंपाउंड। सॉल्युबल इन वाटर, तो आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये भी सही है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मोल्टन स्टेट, तो सॉलिड स्टेट में क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा पाएगा। जैसे अगर हम बात करें नमक NaCl जो है,
क्या अगर वो सॉलिड में इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी करवा पाता है? तो नहीं, तो ये सॉलिड स्टेट में नहीं कराता, मोल्टन स्टेट में कराता है। तो ये सही आंसर है। आपको नोट बताना है तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट है आपका, ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है? जिसमें एनर्जी देनी पड़ती है, और एंडोथर्मिक प्रोसेस अधिकतर क्या हो जाएगा, रिएक्शन के बाद वो ठंडा हो जाता है, कोल्ड हो जाता है। डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और पता है कोई भी चीज़ जब डाइल्यूट करते हैं, एसिड में वाटर मिलाते हैं, तो हाईली एक्सोथर्मिक होता है, तो ये तो एक्सोथर्मिक हो गया। नेक्स्ट है सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स, इवेपोरेशन ऑफ वाटर। अब इवेपोरेशन जब भी होता है तो इवेपोरेशन कब होगा? जब आप उसको हीट दोगे तो, और वो फिर कूलिंग इफेक्ट शो करता है, तो ये आपका एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कंडेंसेशन कब होता है? जब आप उसकी एनर्जी ले लेते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या है आपका एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो ये एंडोथर्मिक नहीं है, ये आपका एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। अब सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस की अगर आप बात करो तो ड्राई आइस जब सबलाइम होता है तो उसमें क्या होता है, हीट देनी पड़ती है, और वो इजीली अगर आप हाथ पे रखो तो आपका हाथ बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, क्योंकि आपके हाथ से वो हीट लेके कन्वर्ट हो जाता है गैसियस फॉर्म में। और ड्राई आइस कुछ और नहीं होता है, ड्राई आइस का फार्मूला होता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम ड्राई आइस कहते हैं। और ये भी एक तरह का क्या है, जब इसे हम वाटर में डालो तो बहुत ठंडा हो जाता है पानी, क्योंकि ये हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये भी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो सब्लिमेशन एंड इवेपोरेशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। सेकंड एंड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ आयरन वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन प्रोलॉन्ग्ड रिएक्शन विद स्टीम। तो आयरन को अगर स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगे तो कौन सा बनता है आपको पता है? Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड बनता है। तो हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा था कि आयरन जो है वो ना ही तो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ना ही कोल्ड वाटर के साथ, वो स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। लेकिन अगर प्रोलॉन्ग्ड वाटर में रख दिया जाए तब ये रिएक्ट करता है, और ये बनाता है आपका फेरिक ऑक्साइड Fe3O4। सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज फॉर डिसोल्यूशन ऑफ गोल्ड। गोल्ड को अगर आप डिज़ोल्व करना हो तो इसके लिए हम एक्वारेजिया नाम का एक इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत आपका आ जाता है एक्वारेजिया, आप ध्यान रखना, ठीक है। एक्वारेजिया क्या होता है? HCl और HNO3 का कॉम्बिनेशन होता है। और कितना कॉम्बिनेशन होता है? तो HCl इसमें होता है 3 पार्ट्स और 1 पार्ट्स होता है नाइट्रिक एसिड HNO3, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन कहलाता है एक्वारेजिया, जिसमें गोल्ड डिज़ोल्व हो जाता है। और बहुत बार आपके घरों के आसपास गोल्ड को साफ़ करने के नाम पे ये आते थे पहले, उसमें यही पानी होता है। तो दैट इज़ नोन एज एक्वारेजिया इज़ द करेक्ट आंसर। 3:1 रेशियो ऑफ HCl और HNO3। बहुत बार क्वेश्चन में आपको क्या है, पहले HNO3 बोल देते हैं और HCl बोल देते हैं, तो आपको कहेंगे HNO3 और HCl का क्या रेशियो है? तो HCl 3 टाइम्स है, HNO3 1 टाइम्स है, तो 1:3 हो जाता है अगर आपसे HNO3 और HCl का रेशियो पूछा है। बहुत बार कन्फ्यूज़न में ये गलत करके आते हैं आप, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ऑन ह्यूमिड डे द गैस इज यूजुअली पास्ड थ्रू द गार्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड। द रोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड का क्या काम होता है गार्ड ट्यूब में? इसका काम होता है एब्जॉर्ब करना मॉइस्चर को फ्रॉम द गैस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द गैस। नेक्स्ट है मेटल्स आर रिफाइंड बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर रिफाइंड इलेक्ट्रिकली रिफाइनिंग। अब इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग किसका करते हैं हम? तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में हम जो इम्प्योर मेटल्स हैं, इम्प्योर मेटल्स का रिएक्ट कराते हैं। और वो इम्प्योर क्यों होता है? क्योंकि वो नेचर के साथ उसके साथ कुछ इम्प्योरिटीज़ मिल जाती हैं। तो इसमें अधिकतर हम जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स है, जिसमें कॉपर, जिंक, सिल्वर और गोल्ड, ये 4 ऐसे होते हैं जिसका हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से उसको रिफाइन करते हैं। नेक्स्ट है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका AU है और कॉपर है। तो फर्स्ट एंड सेकंड ये तो हाईली रिएक्टिव है, इनका नहीं कराया जाता। तो AU और CU इट इज़ द करेक्ट आंसर 1 और 2। तो ऑप्शन नंबर A इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। तो इस तरीके से ये हमने आज का वीडियो ख़त्म कर ली है। तो इसमें लगभग आपके 40 क्वेश्चंस के आसपास हैं। इसमें आप करेक्ट कर लेना आपके कितने क्वेश्चंस हैं और अपने कितना स्कोर किया है। और ये क्वेश्चंस आने वाले एग्ज़ाम जो है आपका DSSB, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो
तो इसको ज़रूर लाइक करो, कमेंट ज़रूर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी, इस तरह की वीडियोस और चाहिए आपको या नहीं, और इससे रिलेटेड फिर फिजिक्स और बायो की वीडियोस भी इससे रिलेटेड आ जाएंगी अगर आप लोग इसको सपोर्ट करोगे। और इस तरह के क्वेश्चन सिर्फ DSSB के लिए ही नहीं, आपके हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो बिहार SSC या BPSC में जो टीचर एग्ज़ामिनेशंस हैं उससे इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं, या फिर जो अभी हरियाणा के क्वेश्चन आने वाले हैं HPSC, हरियाणा से रिलेटेड PCS जो आ रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी, जिसमें टीचिंग की वैकेंसी आई है PGT की, वहाँ भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसको आप अच्छे से कर लो, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो। अगर आपको वीडियो पसंद ना आई हो तो भी कमेंट में लिखो कि क्या चीज़ आपको पसंद नहीं आई, ताकि उसको और सुधारा जा सके। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो ज़रूर से कर लो, और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दो इस वीडियो को, और तैयारी करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस बंकर्स।